Hello, ladies and gentlemen. How are you? This is my second part of history of development of our constitution. Exactly, the Constitution of India is the backbone of democracy in our country. It is an umbrella of right that gives the citizen as assurance of free and fair society. So, Constitution को समझना बहुत जरूरी है कि जो आज हमारे हाथ में है, ये Constitution आया कैसे, जो प्रोविजंस इसमें है, वो प्रोविजंस आए कहाँ से, फ्रेमर्स को क्या लगा कि उन्होंने ये सारे प्रोविजन डाले, क्यों, कैसे, काइकू, सारे डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो फ्रेंड्स, और an act to make further provision for the government of India. That means जो भारत सरकार है उसको बनाने के लिए further provision आप कह सकते हैं, because it's a lengthiest documents in India जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. Exactly इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे जो कि आगे हमने डिस्कस किया हुआ है. अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया तो इसका बैकग्राउंड क्या था ये हम देखते हैं. अब बैकग्राउंड में दो चीजों को देखेंगे. एक, रीजन क्या था कि 1935 आया. दूसरा, जब आया तो किस बेस पे इसके प्रोविजंस बनाए गए. First and foremost reason is growing demand of constitutional reform in Indian by Indian leaders. कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था उसी समय से इंडियन कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनका डिमांड था, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए और इंडियन का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन कंडीशन यही रहेगा कि आप हमारा पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाएंगे. तो इंडिया सपोर्ट टू ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आल्सो एडेड इन ब्रिटिश एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड फॉर द इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री. थर्ड एंड फाइनल रीजन था फेलियर ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या, सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जितने हुए थे 1 and 2 and 3, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत अच्छा सा, उसमें सब डिस्कस करेंगे कि क्यों फेल हुआ था, क्या क्या प्रोविजंस थे, वो सब डिस्कस करेंगे. तो सिंपल अभी इतना ही समझना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो रिजल्ट था वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेल होने के कारण बनाया गया था. ये देखिए ओरिजिनल फोटो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का. अब जब रीजन पता लग गया कि क्यों बनाया, तो अब इस बेस्ड किस पर था, कहां से इसके सोर्सेस थे, क्या सोर्सेस थे उसको देख लेते हैं. पहला सोर्स था साइमन कमीशन रिपोर्ट. साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके बेस पर बनाया गया था. सेकंड था व्हाइट पेपर पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933. 1933 में व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया. अब ये व्हाइट पेपर क्या होता है, वो गवर्नमेंट का कच्चा चिट्ठा होता है कि ये ऐसे काम हुआ वैसे काम हुआ, उन सारे सब चीजों का लेखा जोखा होता है. तो वो पब्लिश किया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, इसको पूरा किया जाना चाहिए. और जो ये व्हाइट पेपर था ये बेस्ड था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर. लास्ट, रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी. जो ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी थी उसने जो रिपोर्ट दी थी उसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बनाया गया था. उस टाइम के जो हमारे वाइसराय थे वो लॉर्ड लिंगलिथगो थे. बहुत टेंशन में थे ये कि इनको फटाफट नया नया ताजा ताजा भेजा और कहा कि ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आपकी जिम्मेदारी है आप इसको इम्प्लीमेंट करें. कंटिन्यू इन नेक्स्ट लैब. सालिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब जब वो बन गया तो उसके अंदर क्या क्या गुण थे, क्या क्या खूबियां थी, क्या क्या खामियां थी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. इसके सबसे पहला फीचर था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब प्रोविंस को बहुत सारा आजादी दे दी. प्रोविंशियल में डायरकी सिस्टम वहां से हटा दिया, डायरकी एट द सेंटर, और प्रोविंस से डायरकी हटा के सेंटर में लगा दिया. डायरकी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जिनको देखना हो ऊपर लिंक आ रहा है, आप ये इस लिंक को क्लिक करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं. बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय लेजिस्लेचर बनाया गया. आप देख सकते हैं कि आज की डेट में अपना लोकसभा राज्यसभा है, बाइकैमरल का ऑप्शन आया कहां से, वो भी आगे डिस्कस करेंगे. फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट जो है ये आज अपना सुप्रीम कोर्ट है. तो आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन था वो कहां से आया.
ये ओरिजिनल बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की। इसी को डेवलप करके आज का जो नया सुप्रीम कोर्ट है जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर, वो यही वाला है। इसी को मॉडिफाई किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी प्रोविजन उसी टाइम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही। और फ्रेंचाइजी, इसका मतलब होता है कि इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी, तो उसी डायरेक्ट इलेक्शन का भी प्रोविजन इसी एक्ट में दिया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं विनर्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1935 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये सारे जीत के आए थे। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा और भी फीचर्स थे, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं करा। और आगे मैंने दिया है उसको भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन के आते हैं, इसलिए इसको बाइफरकेट करके विद पिक्चर मैंने लगाया है, ठीक है। कंटिन्यू इन नेक्स्ट लैब। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। अब जब ऑल इंडिया फेडरेशन बना तो कैसे बना इसको देखते हैं। फेडरेशन का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जहां शासन बटा हुआ होता है एक स्टेट और सेंटर में, उसी को फेडरेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें या जब पॉलिटी में हम चलेंगे तो फेडरेशन क्या होता है बहुत अच्छे से देखेंगे। फिलहाल समझने के लिए मैंने बताया। अब यहाँ दो क्या मिला, एक मिला प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट, इन दोनों को जब मिलाया गया तो बना हमारा फेडरेशन। अब जब फेडरेशन बना तो कानून बनाने के लिए लिस्ट भी बनेगा। कुछ एक ऐसे भी इशू होंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि भाई हम दोनों मिलके कानून बनाएंगे, जो कॉमन लिस्ट होगा। तो वैसे करके 3 लिस्ट भी बनाया गया। फेडरल लिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, कंकरेंट लिस्ट जिसमें 36 सब्जेक्ट थे, और प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें कि 54 सब्जेक्ट थे। अब जब इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स जोड़ दिए कि भाई इतने सब्जेक्ट्स हैं, आज भी हैं, आप देख सकते हैं। फेडरल लिस्ट की जगह सिर्फ आज है सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट भी एज इट इज है, और प्रोविंस की जगह स्टेट लिस्ट है। और कानून बनाने के लिए सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इन सारे उस पर डिस्कस करेंगे, ये भी क्वेश्चन वाला एरिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अंदर कितने कितने सब्जेक्ट डिवाइड किए गए थे, फेडरल लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में और प्रोविंस के लिस्ट में। और इसके कुछ एक फीचर और थे, वो देख लेते हैं। रेजिडरी पावर वेयर गिवन टू द वाइसराय। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिडरी पावर तो वाइसराय को देंगे ही देंगे, बिकॉज कि अगर ये नहीं देंगे तो फेडरल लिस्ट में फेडरल क्या करेगा, अपने हिसाब किताब का कानून बना लेता और अंग्रेजों को यहाँ से भगा देता। तो ये दे दिया कि भैया आप चाहे फेडरेशन हो, आप चाहे प्रोविंस हो, लेकिन कानून बनाने के बाद उसको हमारे द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और जो रेजिडरी पावर है उसके द्वारा हम उसको रखें चाहे ना रखें, वो फाइनल डिसाइड हम करेंगे। इससे उनकी सुप्रीमेसी कायम रही। ठीक है, ये है कि भैया तुम्हारा क्या कानून बनाने का राइट है वो देख लो, लेकिन उसमें अगर हमारे हिसाब किताब का कानून नहीं रहा तो हम इसको नहीं मानेंगे। फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज मिस हो गया, इसलिए मैं एज यहाँ पे अभी ऐड कर दिया। एज प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन फेडरेशन। प्रिंसली स्टेट ने कहा कि हम भैया ज्वाइन नहीं करेंगे फेडरेशन, क्योंकि फेडरेशन में हम जाके किसी के अंडर हो जाएंगे, जबकि वो अंग्रेजों के अंडर पहले से थे ही। कहने को वो कि राजा थे, लेकिन क्या थे वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था। तो फेडरलिस्ट को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इस वजह से एग्जैक्ट जो फेडरेशन का थीम था वो पूरा नहीं हो पाया। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनेक्ट हुआ, और उसके बहुत सारे फीचर आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यू है। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब जब उसमें ये फीचर था, उसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे क्या दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस। भाई आजादी ज्यादा दे दी। डायरकी वॉज एबोलिस्ड। जो द्वि शासन था उसको वहां से हटा दिया गया प्रोविंशियल लेवल से, लेकिन कहां पे लगा दिया गया, वो लगा दिया गया सेंटर में। द गवर्नर वॉज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब आप देख सकते हैं कि आज की डेट में भी स्टेट के अंदर गवर्नर ही हेड होता है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, जो असिस्ट करता है गवर्नर को। स्टेट चलता है और एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस गवर्नर आज भी वही है जो उस टाइम बताया गया था। सेम इस पे भी आज के डेट में स्टेट ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट,
द मिनिस्टर वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। मिनिस्टर जो भी थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब कि प्रोविंस में जो भी कानून बनता वो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो भी जीत के आए थे इलेक्शन वो ही बनाते उसमें। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड दैट आ गया, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो आज के डेट में कंपनियां क्या करती है अपने प्रोडक्ट के नीचे बहुत स्टार मार्का लगा करके देती है, इसलिए मैंने इसको काला करके दिया है कि गवर्नर स्टिल रिटेन स्पेशल रिजर्व पावर या रेजिटरी पावर आप कह सकते हैं। दैट मीन्स कि लेजिस्लेचर में बैठे हुए मिनिस्टर कानून तो बनाते अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने प्रोविंस को चलाने के लिए, लेकिन स्पेशल रिजर्व पावर था गवर्नर के पास जो उसको मानते या नहीं मानते। ठीक है, द ब्रिटिश अथॉरिटी कुड स्टिल सस्पेंड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और साथ में एक और चीज दे दिया कि वो सस्पेंड जब मर्जी उनको आता, प्रोविंस में जो भी गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर देते, इसलिए मैंने इन दोनों को ब्लैक में दिखाया है। ठीक है, डायरकी एट द सेंटर, प्रोविंस से उठाया ऑटोनॉमी और यहाँ पे सेंटर में लाके ऐड कर दिया। अब जब ऐड किया तो इसमें क्या क्या फीचर डाले, अब जब डायरकी आया तो ऑब्वियस है सब्जेक्ट्स जो होंगे फेडरलिस्ट में उसको दो चीज में किया जाएगा, रिजर्व और ट्रांसफर। जब रिजर्व में कर दिया गया तो इसमें क्या क्या दिया गया, डिफेंस, एस्केलेस्टिकल अफेयर्स, दैट मीन्स कि चर्च वगैरह के लिए जो अफेयर्स होते थे उससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे वो भी रिजर्व में आएंगे। एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, दूसरे देशों के साथ जो भी चीज है उसके लिए डील कौन करेगा तो वो ब्रिटिश करेंगे, इंडियन को उसमें कोई रोल नहीं था इंडियन का। प्रेस क्या छपेगा वो भी इनके पास था, पुलिस कैसे काम करेगी वो भी ब्रिटिशर्स के पास ही रहा, टैक्सेशन कितना टैक्स इंपोज किया जाएगा वो भी इन्हीं के पास रहा, जस्टिस, पावर रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स ये भी अपने पास ही रख लिया। रिजर्व सब्जेक्ट वेयर कंट्रोल्ड बाय गवर्नर जनरल हु एडमिनिस्टर्ड देम, ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता विद द हेल्प ऑफ 3 काउंसिलर अपॉइंटेड बाय हिम, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के पसंद किए हुए बंदे को अपॉइंट करते थे और उन्हीं के हेल्प से ये करते थे, इसमें इंडियंस का कोई रोल नहीं होता था। ठीक है, अब जब रिजर्व सब्जेक्ट ये हो गए तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या दिया, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट आज की डेट में भी क्या है, पंचायत है, तो उस पंचायत का जो सीन आया वो कहां से आया आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट, एजुकेशन और हेल्थ। अब आप इन सबको लगा के देखेंगे तो इससे आप पा सकते हैं कि इन्होंने कितनी आजादी दी कानून बनाने के लिए और कितना बड़ा रोल दिया इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कहते हैं ना कि दिखावे के लिए दे दिया कि भाई आप लोग भी तो हैं लेजिस्लेचर के अंदर, लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट में कानून बना के क्या कर लेंगे, फॉरेस्ट में जाके क्या फॉरेस्ट पॉलिसी बनाएंगे। उस टाइम तो फॉरेस्ट बहुत अच्छा था भारत का, एक चीज था कि चलो एजुकेशन इंप्रूव करते तो बाद में वो काम आता। और हेल्थ के लिए तो वैसे भी उन्होंने देखा कि भाई स्वस्थ रहो ना रहो हमें क्या। The transfer subject were administered by Governor General with Council of Minister less than 10, 10 से कम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, कितने गवर्नर जनरल उसको एडमिनिस्ट्रेट करते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेस देन 10। ठीक है, द काउंसिल हैड टू एक्ट कॉन्फिडेंस विद द लेजिस्लेचर। तो ये ऑब्वियस है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी काउंसिल है उसको कॉन्फिडेंस में रहना है, कॉन्फिडेंस लूज किया गवर्नमेंट गिर जाएगी, और वो आज भी कंटिन्यू है सेम चीज। ठीक है, इसको ब्लैक से करने के पीछे ये रीजन है कि पहले तो सब कुछ तो मेन सारी चीजों को तो रिजर्व कर लिया, उसके बाद जो थोड़ा बहुत ट्रांसफर सब्जेक्ट में दिया वो भी द गवर्नर जनरल हैड स्पेशल पावर टू इंटरफेयर इन द ट्रांसफर सब्जेक्ट ऑल्सो। दैट मीन्स कि गवर्नर जनरल के पास रिजर्व सब्जेक्ट को भी इंटरफेयर करने का पावर दे दिया था कि भैया आप रिजर्व सब्जेक्ट में भी, ट्रांसफर सब्जेक्ट में भी, गवर्नर जनरल को ट्रांसफर सब्जेक्ट में भी इंटरफेयर करने का अथॉरिटी दे दिया था। नेक्स्ट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय। अब आज भी लेजिस्लेचर है वो, उसमें कितने सदन है, 2 है, लोकसभा राज्यसभा। उस टाइम भी था बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश। अब फेडरल लेजिस्लेचर का मतलब लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, फेडरल असेंबली था और काउंसिल ऑफ स्टेट। फेडरल असेंबली का नाम आज क्या है, लोकसभा, लोअर हाउस जिसको कहते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस जिसको कि आज की डेट में राज्यसभा कहते हैं। हैड नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। अब दोनों सदन में प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड होते थे, उनको भी पार्टिसिपेट करने का
पूरा राइट होता था। तो नॉमिनेशन का भी कल्चर कहाँ से आया ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी प्री का क्वेश्चन है। अब प्रोविंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वो कुछ एक प्रोविंस में उसी टाइम दिया गया था। वो टोटल 6 प्रोविंस थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ये जो यूनाइटेड प्रोविंस है उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस था और आज का उत्तर प्रदेश है। इन 6 स्टेट को के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। द्विसदन उस टाइम में भी इन 6 प्रोविंस के अंदर भी था। और आज मैं कमेंट में आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आज कितने स्टेट हैं जहां पर कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इनेक्ट किया हुआ कंटिन्यू चला रहे हैं और रिसेंटली एक स्टेट ने अपने 2 सदन में से 1 सदन को एबॉलिश कर लिया। वो कौन सा स्टेट है? कमेंट में जो सुन रहे हैं वो कमेंट में इस चीज को जरूर लिखें क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो लोअर हाउस होते थे तब भी 5 साल के लिए होते थे और आज भी 5 साल के लिए ही होते हैं। ठीक है, अब बाइकैमरल हो गया, द्विसदन हो गया, फेडरल कोर्ट जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट है। ये प्री का क्वेश्चन है। कब बनाया गया था फेडरल कोर्ट? 1937 में दिल्ली में बनाया गया था। फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंस एंड ऑल्सो बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस। दैट मीन्स कि जो भी डिस्प्यूट होता प्रोविंस और सेंटर के बीच में उसके समाधान के लिए इस कोर्ट का निर्माण हुआ था। ठीक है, और साथ में अगर कोई प्रोविंस और सेंटर के बीच में, फेडरेशन के बीच में कोई झगड़ा झंझट झमेला होता है तो उसके समाधान के लिए भी फेडरल कोर्ट ही था, जो कि ये काम आज भी कंटिन्यू है। 2 स्टेट अगर आपस में झगड़ा करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं किसी चीज के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते हैं, या किसी बात के लिए सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट का भी समाधान सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो ये प्रोविजन भी हमारा आया कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हैव 1 चीफ जस्टिस, नॉट मोर देन 6 जजेस। आज भी एक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का। नॉर्मल जजेस जो जज हैं, इन जजेस की संख्या बढ़ा दी गई है। कितनी हो गई है मुझे कमेंट में बताएंगे। ये इतना हिंट दे देता हूं, 30 से ज्यादा है। ठीक है, अब फेडरल कोर्ट हो गया, रिजर्व बैंक भी हो गया। अब आप देखें कि जो आज अपना रिजर्व बैंक है इसका प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही दिया गया था। किस लिए दिया गया था? टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री। अब जब करेंसी फ्लो इनफ्लो तो उस टाइम भी होता था तो उसको कौन कंट्रोल करता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये प्रोविजन भी अंग्रेजों ने ही दे दिया था इंडिया को। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजी। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब इलेक्शन का भी, डायरेक्ट इलेक्शन का भी जो प्रोविजन है वो कौन देके गया? ब्रिटिशर्स ही देके गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन पहली बार दिया गया। इंक्रीजिंग द फ्रेंचाइजी फ्रॉम 7 मिलियन टू 35 मिलियन। अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट और 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिया गया उस टाइम। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आज जो हम लोग यूपीएससी के एक्सपीरियंस हैं, इन सब के सपनों का जो बीज बोया गया था, लाल बत्ती पाने का, किसी को वर्दी का, किसी को फॉरेन सर्विसेज में जाने का, वो सपने की नींव जो डली थी वो डली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम पे ही कि पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आज की डेट में ये फेडरल हटके यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन ये हटके आज की डेट में हो गया स्टेट के नाम के। बिहार है तो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी है तो यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी है एमपी पीसीएस। ऐसे करके सब स्टेट के हिसाब से नाम हटके प्रोविंशियल हो गया। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोगों को एक टास्क है कि आप लोग ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया के कितने स्टेट्स में है या यूनियन टेरिटरी में है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट स्लैब में कंटिन्यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीओआई एक्ट 1935। जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन इट्स सुप्रीमेसी ओवर इंडियन लेजिस्लेचर बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल। अब आप देखें कैसे सुप्रीमेसी इन्होंने कंटेंट कर लिया, कैसे रख लिया अपने पास कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जब मर्जी तब हटा सकते थे। ठीक है, इनको जरूरी नहीं था कि एक बारी आ गए अगर बना दिया तो हटा नहीं सकते थे। ये पावर ऑलरेडी गवर्नर को दिया हुआ था। अब फेडरल में क्या किया था? दायर की ला दिया और सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट बना दिए।
जिसमें कि मेन सब्जेक्ट सारे डाल दिए रिजर्व में। साथ में जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसमें भी सुप्रीमेसी इन्हीं के दे दी थी कि कंट्रोल गवर्नर जनरल का रहेगा। इस प्रकार से सुप्रीमेसी इन्होंने अपने पास ही रखा। फेडरल रेलवे अथॉरिटी वाज सेट अप टू कंट्रोल इंडियन रेलवेज। उसी टाइम फेडरल रेलवेज अथॉरिटी का भी सेटअप किया गया, जो कि आज की डेट में कितना बड़ा है ये आप देख सकते हैं। Practical. This act was milestone in development of responsible constitutional government of India. ये इतने प्रोविजन देखने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो कहाँ से है, कैसे है और क्या क्या लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, तो इसको देखते हुए मैं एक चीज तो कहूंगा कि फ्रेमर्स ने कितनी मेहनत करी थी यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कॉपी करके आज के कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए। ये आप लोग भली भांति अपने आप से देख सकते हैं और कमेंट में आप लोग फ्री हैं कि क्या कहते हैं उनके मेहनत के बारे में। The Government of India Act 1935 was replaced by Constitution of India after independence. और जब तक कि इंडिया आजाद नहीं हुआ तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थ्रू गवर्न किया जाता रहा इंडिया को। The Indian leaders were not enthusiastic about act since despite granting provincial autonomy, the governors and the viceroy had considerable special power. ये मैंने आपको समझा ही दिया कि पहला वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। Separate communal electorates were a measure through which British wanted to ensure Congress party could never rule on its own. It is a way to keep people डिवाइड एंड रूल आपने सुना होगा, दादा दादी बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तो कम्युनल अवार्ड भी एक तरीके से डिवाइड करने के लिए ही लेके आया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा उस टाइम। और कम्युनल अवार्ड को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस एक्ट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट established by Government of India Act 1858. The Secretary of State for India was provided with a team of एडवाइजर। तो काउंसिल ऑफ इंडिया एबोलिश कर लिया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के टाइम पे बनाया गया था। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये शुरू में ही मैंने डिस्कस कर लिया था कि ये बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट्स था क्योंकि इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। साइमन कमीशन, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेस्ड था साइमन कमीशन के ऊपर, तो इन सब को क्यों लाया गया, कैसे बनाया गया, कब आए, इसको भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट 1927, अपॉइंटमेंट 1927, ठीक है। 1927 में अपॉइंटमेंट किया गया था 7 मेंबर स्टेटरी कमीशन। चेयरमैन सर जॉन साइमन इनका पूरा नाम है। तो क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था और कितने मेंबर थे इस कमीशन के अंदर। द रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर जीओआई 1919, और इसका मेन रिपोर्ट जो था वो किसके लिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंडीशन क्या है जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इनेक्ट हुआ। ये उसी टाइम बनाया गया था। उसमें एक लास्ट में ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया था कि ठीक 10 साल के बाद कमीशन बनाया जाएगा जो कि रिव्यू करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और उसका स्टेटस बताएगा, ठीक है। उसी प्रोविजन के अंदर ये कमीशन अपॉइंट किया गया था। सबमिटेड रिपोर्ट इन 1930, अब रिपोर्ट सबमिट कर दिया 1930 में। साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड। अब साइमन कमीशन क्यों बायकॉट किया गया था, ये फिल्मी बातें हैं, ये सब जानते हैं कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था, क्यों लगा था, काइकू लगा था, देखते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन फ्रॉम द कमीशन, इंडियन को इंक्लूड ही नहीं किया गया था। इसके सारे मेंबर 7 मेंबर्स जो थे वो सारे ब्रिटिश के थे, ब्रिटिशर्स थे। लीडर का कहना था कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करने की बात हमने करी है और वर्ल्ड वॉर में हमने कॉपरेट भी इसीलिए किया, फिर भी ये कमीशन ले आए जिसमें कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको आप बायकॉट करो। इन लाहौर लाला लाजपत राय ड्यूरिंग द demonstration against the Simon Commission was brutally लाठी चार्ज्ड। जब लाहौर में लाला लाजपत राय डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, तो उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया गया, जिसके कारण से वो उनकी मौत हो गई। बाद में वो इंजरी नहीं सस्टेन कर पाए, ठीक है। मुस्लिम लीग लेड बाय एम ए जिन्ना वाज आल्सो बायकॉटेड इट। जिन्ना साहब ने तो उस टाइम इसको बायकॉट कर दिया, लेकिन सर्टेन सेक्शन ऑफ मेंबर्स लेड बाय मोहम्मद सफी सपोर्टेड द
government. In February 1928, mass protest, hurtals and black flag was waved all over the country. पूरे देश में काला झंडा दिखाया गया था फरवरी 1928 में इस कमीशन के खिलाफ। इसके बाद पीपल वर चैंटिंग स्लोगन साइमन गो बैक, ठीक है। और ये ओरिजिनल फोटो है उस टाइम का जिसमें कि साइमन गो बैक उन्होंने किया है। तो आज आप समझ गए होंगे पूरे तरीके से कि 2-3 रीजन थे साइमन कमीशन का बायकॉट करने के लिए। एक रीजन था कि इंडियन इसमें इंक्लूड नहीं किया, दूसरा रीजन था लाला लाजपत राय की मौत हो गई उनके लाठीचार्ज से, और एक रीजन ये भी था कि उस टाइम एम.ए. जिन्ना का बहुत बड़ा कद था, उनका डिसीजन बहुत वैल्यू रखता था, उसके वजह से 1928 में प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश में और साइमन गो बैक का नारा लगा। साइमन कमीशन रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन तो साइमन ने बहुत अच्छे दिए, हम रिकमेंडेशन देखते हैं। एबोलिशन ऑफ डायरकी, अब दो रूल को हटाने का रिकमेंडेशन। तो सेटिंग अप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंस में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को बनाने के लिए किया, ये बहुत अच्छा था, नो डाउट। रिटेंशन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स अंटिल द कम्युनल टेंशन हैड डाइड डाउन। अब ये कम्युनल इलेक्टोरेट को रखने की बात करने लगा, ये गलत था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, वही शुरू में जो फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन इस एक्ट में आया वो यहीं से आया, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कम्युनल अवार्ड क्या था, एग्जैक्टली ये इतना क्यों मायने रखता है। तो जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के वो थे रामसे मैकडोनाल्ड, 1932 की बात है ये, और उस टाइम ऑलरेडी एक कम्युनल अवार्ड तो दिया हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, ये ऑलरेडी था। मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, ये सारे इनके लिए था अवार्ड ये। लेकिन इसके अलावा जो उस टाइम बम फोड़ा रामसे ने, वो फोड़ा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, ये जो थे डिप्रेस्ड क्लास एससी, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट करो। यानी कि इन एक तो पहले से डिवाइड करा हुआ था मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियन को, लेकिन हिंदू के अंदर भी एक फूट डालने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया, इसी का नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड। अब जब ये दे दिया कर दिया तो गांधी जी उस टाइम पुणे के जेल में थे और वहां उन्होंने फास्ट की घोषणा कर दी कि मैं अनशन पे रहूंगा जब तक या तो इसको वापस लो या मैं मरूंगा। इसी की वजह से ये पूना पैक्ट साइन हुआ, अवार्ड को मॉडिफाई किया गया, पूना पैक्ट फॉर अ मॉडिफिकेशन ऑफ। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पूना पैक्ट किस लिए हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था मॉडिफिकेशन ऑफ कम्युनल अवार्ड। आज अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कम्युनल अवार्ड क्या था, ठीक है। और ये जो हुआ था एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लास। अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को डिप्रेस्ड क्लास जो कि ऑलरेडी हिंदू हैं उसके साथ में एग्रीमेंट करना पड़ गया, और इसका मतलब रामसे मैकडोनाल्ड ने सक्सेसफुली फूट डाल दिया जो आज भी कायम है। लोग नहीं इस चीज से उबर पाए, और इसके लिए कौन कौन थे, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर थे डिप्रेस क्लास की तरफ से, और गांधी जी कि भाई एग्रीमेंट करो और इसको मॉडिफाई करो। तो जो मॉडिफिकेशन का रिजल्ट हुआ इलेक्टोरेट होगा वो तो ज्वाइंट होगा, लेकिन रिजर्वेशन रिजर्व सीट वेयर गिवन टू डिप्रेस क्लास। तो आज भी रिजर्व सीट है, वो कहां से आया आप देख सकते हैं। तो ये फूट डालो राज करो गलत नहीं, बड़े बुजुर्ग कह के गए और इसने हमारे बीच फूट डलवा दिया। तो फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट अपना बचा है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ वो हम बनाएंगे, और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे साथ में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद क्या क्या आया उसमें प्रोविजन कैसे, और आज करंट में क्या सिनेरियो है उसको देखेंगे कोरिलेट करके करंट से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और संभल के रहिए, कोरोना का टाइम है।